फिर शुरू करते हैं। लास्ट कॉन्सेप्ट नंबर कितना लिखे थे? 14। लिखिए कॉन्सेप्ट नंबर 15। शेयर्स issued for consideration other than cash. Shares issued for consideration other than cash क्या है? मैं समझाता हूं। अभी तक हम लोग जितना बार शेयर इशू कर रहे थे उसके बदले घर में क्या आ रहा था? कैश आ रहा था। अब लड़ना मत, बैंक आ रहा था। बैंक नहीं, वही कैश बोले का मतलब है कैश एंड बैंक, ठीक है ना। किंतु कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग शेयर इशू करते हैं पर उसके बदले कैश नहीं आता मगर कोई एसेट ले आते हैं। मेरी बात समझ रहे हो? फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने कोई एसेट खरीदा, अब उसके लिए देना चाहिए था कैश। कैश नहीं देके क्या दे दिए? शेयर दे दिए। तो जो शेयर इशू किए उसके बदले घर में कैश नहीं आया, क्या आ गया? एसेट आ गया। तो हम बोलेंगे शेयर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। कैश को छोड़ के कुछ और आ रहा है। मैं इस बात को समझाने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। मान लो मैंने आज कोई फिक्स्ड एसेट खरीदा है, ज्यादा में नहीं, 99,000 का फिक्स्ड एसेट है। फिक्स एसेट परचेज हुआ है, ठीक है ना, परचेज किए। अब आगे लिख रहा हूं, पेमेंट मेड बाय issue of equity share of ₹10 each. Case 1, 10 each at the rate ₹10, and case 2 at the rate ₹11. मैं बोल रहा हूं मैंने एक फिक्स एसेट खरीदा, अब उसका पेमेंट करना है। अब पेमेंट करने के लिए मैंने इक्विटी शेयर इशू कर दिया। एक एक इक्विटी शेयर का फेस वैल्यू 10 है। मैं दो अलग अलग केस ले रहा हूं। पहला बोला 10 का शेयर 10 में इशू कर दिया, मतलब पार वैल्यू में दिया। और दूसरा मैं बोल रहा हूं 10 का शेयर 11 में दिया, मतलब प्रीमियम में दिया। तो क्या फर्क होगा आप ये समझो। जिस दिन फिक्स्ड एसेट खरीदेंगे तो उस दिन एंट्री हो रहा है, पहला एंट्री फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट। अब ये पैसा देना है वेंडर को, तो टू वेंडर ये होना चाहिए। कितने का एसेट खरीदा? 99, तो मैं यहां लिख दिया 99,000। बोलो बात समझ में आया? अब मैं केस 1 में जा रहा हूं। अब ये वेंडर को पे करना है। जरा सोचो, अगर वेंडर को मैं कैश देता तो जर्नल एंट्री क्या बनता? वेंडर अकाउंट डेबिट टू क्या लिख देते? कैश। अच्छा अगर चेक देंगे तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक। आलू देंगे तो वेंडर टू आलू। किंतु यहां क्या दे रहे हैं? शेयर कैपिटल दे रहे हैं, शेयर दे रहे हैं। तो इक्विटी शेयर दे रहे हैं, तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल हो जाएगा। बात समझो, 99,000 वेंडर को देना है। मेरा क्वेश्चन सिंपल है कि ठीक है मेरे को 99 का शेयर देना है, मतलब मेरे को नंबर ऑफ शेयर कितने देने हैं। यहां पर असली कहानी किसको लेके बात करना है? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर टू बी इशूड। अच्छा एक बात ये सब छोड़ो, मैं तुमसे एक सिंपल सवाल पूछता हूं, मुझे उसका जवाब दो। मान लो एक आदमी है, उसको मेरे को 1,000 रुपया देना है। कितना देना है सर? 1,000 रुपया। अब मैं बोला मैं उसको पेमेंट करूंगा 10 रुपया का नोट पे। सारा पेमेंट जो दूंगा क्या कितना किस में दूंगा? 10 का नोट देंगे। मेरा क्वेश्चन है उसको 10 रुपया का कितना नोट देंगे? 100। कैसे निकाला? 1000 डिवाइड बाई 10। पक्का ना? किसी आदमी को मेरे को 99,000 रुपीज देना है, मैं बोल रहा हूं मैं उसको 10 रुपया का नोट दूंगा। कितना ठो नोट देना पड़ेगा? 99 डिवाइडेड बाई तुम 10 करेगा 9,900। वही लॉजिक है कि नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी इशूड, तुमको पेमेंट कितना करना है? 99,000 डिवाइडेड बाई जो शेयर इशू किया उसका इशू प्राइस कितना है? 10 ना।
10 रुपया का शेयर कितने में इशू किया? 10। तो एक एक शेयर का वैल्यू कितना हो गया मेरे लिए? 10 रुपया। तो ऐसे सोचो ना, 10 रुपए का नोट दे रहे हैं तो डिवाइड बाई 10 कर दो, तो नंबर ऑफ शेयर पता चल गया कितना? 9,900 इक्विटी शेयर्स। तो ये इक्विटी शेयर कैपिटल जो हो रहा है, मैं बोल रहा हूं 9,900 इक्विटी शेयर दे रहे हैं, एक एक शेयर 10 रुपए का, यानी हो गया 99,000 का पेमेंट। बोलो केस 1 समझ में आया? नोटिंग करो। करेक्ट। फॉर discharge of liability, comma, as per board's resolution number dot 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 dated dot dot dot। हो गया, समझ आ गया? अच्छा, अब दूसरा केस मैंने क्या बोला? फिक्स एसेट तो खरीद लिया, वही एंट्री हो है, उसको ले वापस नहीं लिख रहा हूं मैं। अब मैं बोल रहा हूं 10 का शेयर इशू कितना में किए हैं? 11 में। इशू प्राइस 11 का मतलब समझ रहे हो? मतलब मैं अगर आपको एक इक्विटी शेयर दे रहा हूं 10 का 11 में बोल के, मतलब मैं बोल रहा हूं कि मेरा शेयर कितने का है? 10 का है कि 11 का है? 11 का है ना। मतलब मैं आपको एक शेयर दे रहा हूं, इसका मतलब है मैं आपको कितना रुपया दे रहा हूं? 11 रुपीज। अगर इशू प्राइस 11 रखा है, मतलब ऐसे सोचो उसका मार्केट वैल्यू 11 रुपए है, तो तुमको अगर एक शेयर दिया, फेस वैल्यू 10 है, मार्केट वैल्यू अगर उसका 11 रुपया है, तो हम क्या मानेंगे? तुमको 11 रुपया दिए कि 10 रुपया दिए? 11 रुपया दिए। नहीं समझा बात? तो अब ऐसे सोचना है, इस बार नंबर ऑफ शेयर कितना इशू करना, अगर ये सोचना है मेरे को, तो बोल रहा हूं मेरे को सामने वाले को कितना पेमेंट करना है? 99। तो इस बार शेयर जो इशू किए फेस वैल्यू 10 है, इशू प्राइस 11 है, तो एक एक नोट मतलब एक एक शेयर कितने का माना जाएगा? 11। तो अगर मान लो मोदी जी 11 रुपए का नोट इशू कर दिए, किसी को 99,000 रुपीज देना है, तो कितना ठो नोट देना पड़ेगा? डिवाइडेड बाई क्या? 10 की 11? 11 करने से आएगा 9,000 शेयर। भैया बोलना क्या चाह रहे हैं? मैं यही बोलना चाह रहा हूं, अगर आपको नंबर ऑफ शेयर निकालना है, ऊपर में लेना कितना रुपया देना है, और नीचे डिवाइड करना इशू प्राइस ऑफ शेयर से, इशू प्राइस पर शेयर से। बात समझ रहे हो मेरा पॉइंट? तो चलो इसका सेकंड एंट्री क्या होगा समझो। इस बार वेंडर को पे करने जा रहे हैं, तो वेंडर अकाउंट डेबिट, समझते रहना। शेयर इशू कर रहे हैं टू इक्विटी शेयर कैपिटल, अब प्रीमियम में इशू किया तो साथ में क्या आ जाएगा? टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। वेंडर को देना 99 ही है, ना ज्यादा ना कम, 99। अब अगला लाइन में क्या लिख रहा हूं देखो, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर टू बी इशूड, कितना इक्विटी शेयर इशू करना है, तो मैं बोलूं पेमेंट कितना करना है? 99,000 डिवाइडेड बाय इशू प्राइस कितना है? 11। तो ये कितना बन गया? 9,000 इक्विटी शेयर। तो आप समझो, जब इक्विटी शेयर कैपिटल में जाएंगे ना, फेस वैल्यू से ज्यादा लिख सकते हैं क्या वहां? ना, या मेरा बताया हुआ लॉ है ये बात। हाँ, तो 9,000 इक्विटी शेयर मल्टीप्लाइड बाई 10, ये तो जाएगा कैपिटल में, और 9,000 शेयर में 1 रुपया एक्स्ट्रा में इशू किए हैं, तो जाएगा प्रीमियम। मतलब 90,000 कैपिटल में जाएगा और 9,000 कहां जाएगा? प्रीमियम में जाएगा। बोलो बात क्या समझ में आया आपको? तो एक तो चीज बस लिख के रख लो, अगर अपने को कभी निकालना पड़े नंबर ऑफ इक्विटी शेयर टू बी इशूड, तो ऊपर में लिख लेना पेमेंट इन शेयर कितना करना, मतलब इक्विटी शेयर में कितना रुपया देना है मेरे को सामने वाले को, डिवाइडेड बाय क्या लेना है? इशू प्राइस पर शेयर। बस ये छोटा सा बात है, यही समझाने के लिए इतना सारा बखान किए। और एंट्रीज मेरे ख्याल से आपको समझ में आया? क्लियर है ना एंट्रीज? जब आप बोलेंगे कि हाँ रेडी आगे बढ़ने के लिए, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। नोटिंग कर लिया सब कोई? अरे वाह, काफी अच्छा स्पीड में नोटिंग किए हो। तो आइए सम नंबर 8 में आ जाइए। 8 में आ जाइए। एक्स लिमिटेड परचेज अ प्रॉपर्टी फॉर 40 लाख। कितने का प्रॉपर्टी है भाई साहब? 40 लाख का प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। पेइंग 10% कैश। ये सुनना, 40 लाख का प्रॉपर्टी है, कैश देंगे 10%, मतलब 10% कितना हो गया? 4 लाख रुपया। तो कैश देने के बाद अभी भी और कितना देना है? 36 लाख अभी भी देना है। बोलता है बैलेंस अमाउंट, मतलब जो 36 लाख बचा, वॉज पेबल इन इक्विटी शेयर।
अच्छा, पेमेंट करेंगे शेयर में करेंगे, ठीक है। बोलता है शो द जर्नल एंट्रीज इफ द शेयर्स आर इशूड एट पार बोला है। अच्छा, एक एक शेयर का फेस वैल्यू कितना बोला है? कुछ नहीं बोला। अगर इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं और फेस वैल्यू नहीं बोला है तो 10 मानेंगे। तो यहाँ 10 का शेयर 10 में इशू हो रहा है। फिर बोला इशूड एट 20% प्रीमियम, तो 10 का शेयर है, 10 का 20% 2 रुपया, तो इशू प्राइस कितना है? 12 रुपया। इशूड एट 25% प्रीमियम, 12.5 इशू प्राइस हो जाएगा। 50% प्रीमियम, 15 रुपए इशू प्राइस बोल रहा है। अलग अलग सिचुएशन में करना है। तो चलो मैं आपको एंट्री सिखाता हूँ। सिखाता क्यों, आपको सब आता, आप समझ ही गए होंगे। मैं कर देता हूँ, मेरा काम एक बार करना तो मैं कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 मैंने लिखा बुक्स ऑफ, नाम बोलो, एक्स लिमिटेड, और मैंने पहले लिखा आपके लिए जर्नल। सबसे पहले दिन एसेट का नाम क्या था? प्रॉपर्टी। 40 लाख का खरीदेंगे तो पहला एंट्री होगा प्रॉपर्टी अकाउंट डेबिट टू वेंडर। पहले बताओ प्रॉपर्टी खरीदा कितने रुपए का? 40 लाख का। किसी को नरेशन लिखना है तो लिख सकता है बिंग प्रॉपर्टी परचेज्ड। बहुत डिफिकल्ट नरेशन आई नो। फिर बात हुआ 10% कैश देंगे, किसको देंगे? वेंडर को। तो अगला एंट्री हो जाना चाहिए वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 10% आपने बोला 4 लाख होता है, 4 लाख। नरेशन लिखना है तो लिखना बिंग कैश पेड टू वेंडर। बहुत डिफिकल्ट नरेशन है, अगर नहीं लिख पा रहे तो कुछ नहीं कर सकता मैं। तो ये पेमेंट करने के बाद, ये पेमेंट करने के बाद कितना रुपया अभी भी वेंडर को देना है? 36 लाख देना है। अब अलग अलग केसेस का अलग अलग एंट्री। सबसे पहले केस एबीसीडी के 1 2 3 4 है। तो केस नंबर 1 पहले बोला था इशूड एट पार, तो इशूड एट पार बोला, तो अगला एंट्री जब पेमेंट करेंगे तो एंट्री क्या होगा? वेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। मेरे को 36 लाख देना है। अच्छा सुनो ना, अभी कितना केसेस है इसमें टोटल? 4 है। तो 4 एंट्री का आप समझ लो 12 लाइन करीब करीब रख लो, 12 की जगह 16 लाइन रख लो। और फिर वर्किंग नोट करने चलो, क्योंकि मैं वर्किंग नोट मेरे को दिखाना ही पड़ेगा। उसमें लिख रहा हूं वर्किंग नोट, मैं लिखा हूं केस 1 का बात कर रहा हूं। पहले नंबर ऑफ इक्विटी शेयर टू बी इशूड, तो यहां बस इतना ही बोलेंगे टोटल पेमेंट कितना करना है शेयर में? 36 लाख डिवाइडेड बाय अभी इशू प्राइस कितना है एक शेयर का? 10। तो नंबर ऑफ शेयर टू बी इश्यूड कितना हो गया? 3,60,000 इक्विटी शेयर। ये सब में ये वर्किंग बहुत जरूरी है नंबर ऑफ शेयर का, नहीं तो मार्क्स कटेगा। ठीक है, अब मैं चला गया ऊपर में एंट्री कंप्लीट करने के लिए। ये रहा 3,60,000 इक्विटी शेयर, और कैपिटल में सिर्फ फेस वैल्यू जाएगा 10 रुपया। अब मैं केस 2 में गया। केस 2 में क्या लिखा हुआ है भैया? 20% प्रीमियम में इशू हो रहा है। तो प्रीमियम में अगर इशू हो रहा है तो जर्नल एंट्री क्या बनेगा, पहले बना लेते हैं। जर्नल एंट्री बनेगा वेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। बोलो हाँ कि ना। वेंडर को देना है 36 लाख। पहले मैं निकालना चाहता हूं नंबर ऑफ शेयर कितना इशू करेंगे, तो मैं पॉइंट नंबर 2 के लिए लिख रहा हूं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर टू बी इशूड। मुझे पेमेंट करना है 36 लाख। नाउ दिस टाइम आवर इशू प्राइस ऑफ शेयर इज 12, तो यानी कितना शेयर हो गया? तो 3 लाख इक्विटी शेयर्स इशू करना है। बहुत डिफिकल्ट है क्या? अब जर्नल एंट्री में मैं चला गया, मैं यहां लिख रहा हूं फेस वैल्यू तो 10 है, प्रीमियम 2 रुपया, ऑन नंबर ऑफ शेयर इज 3 लाख। तो 3 लाख इंटू 10, 30 लाख कैपिटल में जाएगा। 3 लाख इंटू 2, 6 लाख प्रीमियम में जाएगा। देख के बताओ यहां तक क्या डाउट है?
अब मैं जा रहा हूं, केस 2 तो आपका हो गया, अब मैं जा रहा हूं केस नंबर 3 में। 3 में बोला इशूड एट 25% प्रीमियम, मतलब इशू प्राइस कितना हो रहा है, तो एंट्री तो वही बनेगा, सोच के देखो। वेंडर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम में इशू हो रहा है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। वेंडर को देना 36 लाख है। सर इशूड एट डिस्काउंट नहीं दिया। अरे गधा, डिस्काउंट में तो शेयर इशू हो ही नहीं सकता ना, इसीलिए। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, काम तो वही है। थर्ड नंबर पॉइंट, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर टू बी इशूड, तो मैं बोल रहा हूं देखो 36 लाख है, डिवाइडेड बाय इस बार इशू प्राइस कितना है 12.5, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इशू कितना करना पड़ेगा 288। क्या बहुत ज्यादा तकलीफ तो नहीं है ना आप लोगों को? सही है एकदम। तो मैं ऊपर आया यहां पर लिखने के लिए, 10 रुपए का शेयर है, 2.5 प्रीमियम है, मल्टीप्लाइड बाई 2,88,000 इक्विटी शेयर। 288 इंटू 10 कितना आ रहा है 28,80,000, और 2.5 कर कितना हो गया 7,20,000 प्रीमियम अकाउंट में जाएगा। मजा आया? अब लास्ट वाला है केस नंबर 4, उसमें लगा इशूड एट प्रीमियम 50%, देखो 50% बोला है ना, तो ठीक है प्रीमियम में इशू है तो एंट्री तो वही हो रहा है, दैट इज वेंडर अकाउंट डेबिट, क्या, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अच्छा इतना सारा एंट्री कर रहे हो, एक चीज विजुअलाइज किया, सिर्फ नंबर ऑफ शेयर चेंज हो रहा है उसके कारण कैपिटल में सिर्फ फेस वैल्यू जा रहा है, और फेस वैल्यू से ज्यादा है वो कहां जा रहा है, प्रीमियम में जा रहा है, वहीं चेंजेस होता है और कहीं चेंज नहीं है। तो मुझे पेमेंट करना है 36 लाख, तो मुझे पता करना है नंबर ऑफ शेयर, ठीक है ना, तो मैं लिख रहा हूं चौथा नंबर पॉइंट, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर टू बी इशूड, मुझे पेमेंट करना है 36 लाख, डिवाइडेड बाय इशू प्राइस ऑफ शेयर कितना है 15 रुपया, तो नंबर ऑफ शेयर हो गया 2,40,000। डिफिकल्ट वाला तो बात नहीं लग रहा मुझे, अगर कोई बच्चा बोल रहा है बहुत डिफिकल्ट है तो है, अब मैं क्या कर सकता हूं इसमें। अरे समझ में आया? अच्छा सुनो ना, इधर आ जाता हूं मैं, तो इधर मैं लिखूंगा 2,40,000 शेयर इंटू 10, यानी 24 लाख चला जाएगा कैपिटल में, और 2,40,000 इंटू 5 रुपया यानी 12 लाख चला जाएगा प्रीमियम अकाउंट में। मतलब इशू प्राइस चेंज होने से बस नंबर ऑफ शेयर चेंज हो जाता है, और नंबर ऑफ शेयर चेंज हो जाता है तो फेस वैल्यू कैपिटल में जाता है और बाकी प्रीमियम प्रीमियम अकाउंट में जाएगा, वो भी अलग अलग हो जाएगा। बोलिए यहां तक कोई डाउट है? अच्छा एक केस और बता देता हूं, अभी केस नंबर कितना लास्ट लिखे, 4 लिखे, नहीं नहीं केस केस नहीं, कॉन्सेप्ट नंबर, तो 16 भी कर ही ले, एक तो शेयर्स इशू टू प्रमोटर। वैसे ऐसा कुछ नहीं है, बस बताने का था इसलिए बता दे रहा हूं, उम्मीद कम है कि कभी एग्जाम एग्जाम में देता है ये सब, इस लेवल में आके ये सब अब नहीं देता है। प्रमोटर जानते कौन होता है? प्रमोटर्स आर द फादर ऑफ द कंपनी, जो कंपनी स्टार्ट करते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं कभी कभी, क्योंकि कंपनी स्टार्ट करने का तो बहुत मेहनत का काम है, इस मेहनत के बदले रेमुनरेशन लेते हैं वो लोग, और रेमुनरेशन के रूप में कैश नहीं लेके कभी कभी शेयर ले लेते हैं। तो मान ले हमने प्रमोटर को शेयर दे दिया, भैया कितना रुपया आप उससे लेंगे, कुछ नहीं, वो लोग तो कंपनी स्टार्ट करके रेडी करके दिया। अब मान लो मेरे को आज एक ठो कंपनी स्टार्ट करना है, मेरा मुकेश अंबानी जी से अच्छा रिलेशन है, मैंने बोला आप प्रमोटर बन जाइए ना, कंपनी स्टार्ट करके दे दीजिए मेरे को, बाकी फिर हम संभालेंगे मैनेजमेंट। उन्होंने बोला ओके, उन्होंने कंपनी बना के स्टार्ट करके दिया, तो एज अ रेमुनरेशन कुछ तो मिलना चाहिए प्रमोटर को। तो मैंने बोला कि भाई मेरे पास पैसा तो देने को नहीं है, मैंने अपने कंपनी का शेयर दे दिया, पर उनसे 1 रुपया भी नहीं लिया, बात समझ रहा है? तो आज अगर शेयर इशू हुआ है
तो क्या ये बात दिमाग में जाता है कि इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट हो जाना चाहिए? पैसा आता तो बैंक डेबिट करता, पैसा तो है नहीं है। तो इसके लिए हाँ, इसके लिए क्या आ गया? गुडविल। मुकेश अंबानी जी का नाम मेरे साथ जुड़ा, बोले इसका फाउंडर कौन है? मुकेश अंबानी। तो गुडविल हो गया ना कंपनी का। तो इसके लिए क्या अकाउंट रेज हो जाता है? गुडविल। तो एंट्री बन जाता है गुडविल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। लिख के रख लो, लास्ट में कहीं आप ये ना बोलते कि भैया आपने बताया ही नहीं, हमें तो पता ही नहीं है। वो दम वाला बात कुछ नहीं है। लिखा? कॉन्सेप्ट 17। वो बाद में पढ़ेंगे। अब थोड़ा चर्चा और कर लिया जाए। लास्ट चर्चा है इस टॉपिक का, बैलेंस शीट में प्रेजेंट। ये जो शेयर कैपिटल हम इतना नाच रहे हैं इतना दिन से, ठीक है, इतना इतना पढ़ाई कर लिया शेयर कैपिटल के, इसका बैलेंस शीट में कैसे प्रेजेंटेशन होगा? आपको भी पता होगा ये बात कि हम लोग कंपनीज का सारा काम करते हैं कंपनीज एक्ट 2013 के तहत। तो कंपनीज एक्ट 2013 में कंपनीज लोग का बैलेंस शीट का भी फॉर्मेट दे दिया है और हमको वही फॉर्मेट यूज करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से आप मैक्सिमम बच्चों को फॉर्मेट आता भी है, पर मैं एक बार बता दूंगा, डोंट वरी, जितना जरूरत है उतना बता देंगे। मैं एक बात बताऊं, ये जो फॉर्मेट है जानते हो किससे गवर्नड है? शेड्यूल 3 से। क्या बोला सर? हाँ, अगर कंपनीज एक्ट में जाओगे तो वहां एक शेड्यूल मिलेगा जिसका नाम है शेड्यूल नंबर 3। वहां पर एक्चुअली फाइनल अकाउंट्स का फॉर्मेट दिया हुआ है। फाइनल अकाउंट्स मतलब वहां पर बैलेंस शीट का भी फॉर्मेट दिया है और स्टेटमेंट ऑफ पीएल का भी फॉर्मेट दिया है। जैसे अपने लोग भैया स्टेटमेंट ऑफ पीएल क्यों बोल रहे हो? अपने लोग प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप जब करते हैं ना, वहां पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। कंपनीज लोग अकाउंट नहीं बनाता है, स्टेटमेंट फॉर्मेट में पीएल अकाउंट बनाता है, उसका नाम रख दिया लोग स्टेटमेंट ऑफ पीएल। अभी अपने को उसने गहराई में नहीं जाना है, थोड़ा एक्स्ट्रा बता देता हूं। एक्चुअली शेड्यूल 3 में जाओगे तो वहां दो डिवीजन है, एक का नाम रखा है डिवीजन ए और एक रखा है डिवीजन बी। और डिवीजन ए में एक अलग फॉर्मेट है बैलेंस शीट का और पीएल का, और डिवीजन बी में अलग फॉर्मेट है। सो दो दो फॉर्मेट दिया है। हाँ, अभी इतना नहीं जानना, अभी ऐसे समझा देते हैं। जो छोटा मोटा कंपनी होता है ना, छोटा, वो लोग डिवीजन ए यूज करता है, और जो बड़ा बड़ा कंपनीज होता है ना, वो लोग डिवीजन बी यूज करता है। या फिर और थोड़ा नॉलेज दे ही देते हैं, चलो। आप सुने होंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में। हमारे देश में आज के दिन में ना दो सेट्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। एक पुराने वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चल रहे हैं और एक नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आया जिसका नाम है इंड एएस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ये जो इंड एएस है ना, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के एट पार रख के बनाया गया है, पर इसको लेके अभी इतना चर्चा नहीं करना है। तो सीधा सीधा बात है, जो लोग पुराना एएस यूज करता है ना, वो लोग डिवीजन ए के हिसाब से बैलेंस शीट बनाता है, और जो लोग नया वाला इंड एएस यूज करते हैं वो लोग बैलेंस शीट किसके हिसाब से बनाते हैं? डिवीजन बी के हिसाब से बनाते हैं। पर अच्छा बात है, अभी आपको डिवीजन बी नहीं समझना है, ठीक है ना? अभी कौन सा समझना है? डिवीजन ए। और डिवीजन ए में भी बच्चे बैलेंस शीट का फॉर्मेट बहुत बड़ा सारा है। तो मैं अभी आपको पूरा बैलेंस शीट शेड्यूल 3 नहीं समझा रहा हूं। शेड्यूल 3 जब समझाएंगे तो 4 घंटा लगेगा समझाने में। आपको उतना लेवल में जाना ही नहीं, 4-5 घंटा लग ही जाता है। शेड्यूल 3 इतना गहराई है, अगर मैं एक एक पॉइंट लेके बात करने जाऊं ना यार शेड्यूल 3 का, 4 से 5 घंटा लगता है। तो एक काम करते हैं, मैं आपको एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट लिख देता हूं। मैं फिर से बोल रहा हूं, बहुत सारा चीज होता है, मैं आपको छोटा सा बताता हूं। चलो मैं थोड़ा सा लॉजिक से समझा देता हूं। आप लोग बचपन में क्या टी शेप का बैलेंस शीट बनाए थे क्या? हाँ, बनाए होंगे टी शेप का बैलेंस शीट, अगर बनाया होगा तो टी शेप का बैलेंस शीट में आपको पता होगा ये वाला साइड कौन सा साइड होता है, और ये वाला लाइबिलिटी साइड होता है। इसमें कोई डाउट तो नहीं है आप लोग को? अच्छा, अब एसेट साइड में क्या क्या लिखते थे याद करो? फिक्स्ड एसेट वगैरह आता था, वो इन्वेस्टमेंट वगैरह आ जाता था। अब वो तुम्हारा स्टॉक डेटर कैश, करंट एसेट इस साइड आ जाता था, ये एसेट साइड में होता था। लाइबिलिटी साइड में क्या होता था? सबसे पहले आपका शेयर कैपिटल ही होता था, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर सारा आता है इसके अंदर। इसके अलावा रिजर्व्स एंड सरप्लस नाम का हेड, सारा रिजर्व्स यहाँ ठूसते थे। अरे जैसे सिक्योरिटीज प्रीमियम, जनरल रिजर्व, पीएल अकाउंट का बैलेंस, कैपिटल रिजर्व, ये सारा चीज आ जाता है।
और इसके बाद आता था लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, कोई लोन वोन होता था वो सब, और फिर करंट लाइबिलिटीज आता था, वो क्रेडिटर वगैरह नहीं होता है, वो सब होता था। ये करके टोटल कर लिया जाता था। याद है ना? कुछ नहीं किया। ये जो शेड्यूल 3 का बैलेंस शीट है ना, ये लोग क्या किया जानता है? मैं अभी आपको विजुअलाइज कराता हूं। ये लोग बोलता हम लोग ना टी शेप में बैलेंस शीट नहीं बनाएंगे। हम लोग कैसे बनाएगा? ये लोग क्या लिया जानता है? एक कैंची लिया, कैंची समझते हो, सीजर। ये बैलेंस शीट को बीच से ऐसे काट दिया, बीच से समझ रहे हो? देखो मैं दिखा रहा हूं, बीच से मतलब ये लाइन से ऐसे काट दिया, विजुअलाइज करो, काट दिया। अब काटने के बाद ये लोग क्या किया, एसेट साइड को लिया और उठा के इसको बैठा दिया लाइबिलिटी साइड के नीचे, और बोलता है देखो हम नया बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाए हैं। बात समझ में आ रहा है? ये नया बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, मतलब आप लोग को जो बैलेंस शीट बनाना है वो यही है। अब क्या हो गया, अब ऐसे जब बनाया वो लोग तो लोगों के नजर में आ जा रहा है, तो वो लोग क्या किया, थोड़ा सा नामकरण कर दिया। मैं आपको समझाता हूँ ये लोग क्या किया। जैसे कि एसेट साइड में, तो एसेट साइड में ये कौन सा एसेट है? करंट एसेट है। तो बाकी जितना एसेट बचा ना, उसका नाम कर दिया नॉन करंट एसेट। बोलो ये नॉन करंट एसेट है मेरा, मतलब एसेट साइड को दो पार्ट में तोड़ दिया, नॉन करंट एसेट एंड करंट एसेट। ऐसे ही लाइबिलिटी में इसको छोड़ दो। अच्छा ये जो शेयर कैपिटल मतलब मालिक का पैसा, रिजर्व भी किसका है? मालिक का। तो मालिक का पैसा का लोग नाम रख दिया शेयर होल्डर फंड। नाम समझो ना, शेयर होल्डर फंड। ठीक है। फिर लाइबिलिटी जो बचा है सही मायने में, ये कौन सा लाइबिलिटी है? करंट लाइबिलिटी। और बोलता है करंट लाइबिलिटी छोड़ के जितना भी लाइबिलिटी है उसको हम क्या नाम देंगे? नॉन करंट लाइबिलिटी। मतलब लाइबिलिटी साइड को बेसिकली तीन पार्ट में तोड़ दिया, एक तो शेयर होल्डर्स फंड, एक नॉन करंट और एक करंट लाइबिलिटी। समझ में आया मैं क्या बोला? अब यही चीज को मैं सुंदर से प्रेजेंटेशन करके दिखा देता हूं कि आपका जो फॉर्मेट दिया हुआ है उसमें कैसे लिखा है। तो मैं आपके लिए एक फॉर्मेट बनाता हूं, चलो। बैलेंस शीट एज ऑन डॉट डॉट डॉट। अब ये जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनता है ना, प्रैक्टिकली अगर बात करें ना, अमाउंट का दो कॉलम बनता है। मैं एक ही बना रहा हूं, कितना बनता है? दो। एक तो इस साल का फिगर लिखते हैं और उसके बगल में ना प्रीवियस ईयर का, पिछले साल का भी फिगर लिखते हैं कंपैरिजन पर्पस के लिए। बट हम उतना आपके डेप्थ में नहीं जा रहे हैं, उतना जरूरत नहीं है अभी। ठीक है, हाँ वो जरूरी है, प्रैक्टिकल लाइफ में जरूरी है। प्रैक्टिकल लाइफ में मैंने बोला ना, कंपनीज का जो भी काम होगा सब किसके दायरे में रह के होता है? कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट के फॉर्मेट में दिया हुआ, मतलब आपको बनाना पड़ेगा। मतलब कंपनी का फॉर्मेट खोला, मान लो वहां बैलेंस शीट के बीच में दिखाई दे रहा है एक मच्छर मरा हुआ है, चिपकाया हुआ है, वो भी चिपका के आना पड़ेगा। तुम चेंज नहीं कर सकता फॉर्मेट, क्योंकि स्टैट्यूट का उल्लंघन करने का शक्ति तो तुम्हारे पास नहीं है। चलो ठीक है। अब ये क्या है देखो, एक तो ये हो गया पर्टिकुलर्स, एक और बनता है ये नोट का कॉलम है। क्या चीज का कॉलम है? नोट। और ये हो गया अमाउंट का कॉलम। आपके लिए एग्जाम में इतना ही काफी है, तो मैं इसलिए मैंने इतना ही लिखा। पहले अभी मैंने दिखाया था, ऊपर में लाइबिलिटी आता है कि एसेट आता है? अभी दिखाया था ड्राइंग आपको समझा के, लाइबिलिटी। तो उस साइड का नाम वो लोग रख दिया है इक्विटी एंड लाइबिलिटी। क्या रख दिया है? इक्विटी, मतलब मालिक का पैसा को बोलते हैं इक्विटी। तो बेसिकली लाइबिलिटी साइड में तो शेयर कैपिटल वगैरह है ना, इसलिए नाम क्या रख दिया? इक्विटी एंड लाइबिलिटी। इसमें सबसे पहला जो हेड लोग बनाता है वो है शेयर होल्डर्स फंड। क्या है भाई साहब? शेयर होल्डर्स फंड। अब शेयर होल्डर फंड हेड लगा दिया, किंतु है इसके अंदर, इधर देखो, इधर देखो, मैं दिखाता हूं क्या क्या चीज आता है शेयर होल्डर फंड में। इधर देखो, शेयर कैपिटल और रिजर्व, बस। अब उसमें पहला एक तो लोग बोलता है इसके अंदर पहले हम लोग शेयर कैपिटल लिख के दिखाएंगे। अच्छा, जब मैं शेयर कैपिटल बोल रहा हूं मतलब इसके अंदर इक्विटी शेयर भी आएंगे और प्रेफरेंस शेयर, दोनों जोड़ के यहां लिखा जाएगा। और एक बात, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर का डिटेलिंग दिखाना पड़ता है, और वो डिटेलिंग दिखाते हैं हम लोग अलग से नोट्स टू अकाउंट्स में। तो जैसे ये शेयर कैपिटल में यहां डिटेल कुछ नहीं लिखेंगे, नोट्स टू अकाउंट्स में जाके दिखाएंगे कि 1 लाख शेयर है 10 रुपीज का, 50,000 शेयर है 100। जो डिटेल दिखाना है वो कहां दिखाना है? नोट में। और नोट का नंबरिंग करना पड़ेगा। तो जैसे कि अब मान लो मेरा पहला नोट बन रहा है, तो इसका नाम क्या देंगे? नोट नंबर 1। अच्छा, ये जो नंबरिंग कर रहा हूं ये फिक्स नहीं है, ये आप अपने मन से चेंज कर सकते हैं, पर सीक्वेंशियली आना चाहिए, ऊपर से नीचे 1 2 3 4। अब जैसे दूसरा हेड यहां पर क्या है? रिजर्व एंड सरप्लस। इसमें क्या क्या चीज आता है? जैसे कि जनरल रिजर्व,
कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम, पीएल अकाउंट का बैलेंस। प्रोप्राइटरशिप में तो जो नेट प्रॉफिट आता है वो कैपिटल में जोड़ देते हैं, पर कंपनीज के केस में कैपिटल में नहीं जोड़ते, उसको पीएल अकाउंट का बैलेंस दिखाते हैं। ठीक है ना? तो जितना भी तरह का रिजर्व होगा बाहर नोट में सब जोड़ लेना, 4-5 ठो, तो नोट बना देंगे, मान लो नोट नंबर 2, टोटल अमाउंट यहां के लिख देना। ठीक है ना? इसके बाद दूसरा ये आ गया नॉन करेंट लाइबिलिटीज। अब कोई आदमी मेरे से लड़ सकता है, नहीं शेड्यूल 3 में तो एक और हेड होता है इसके पहले, उसका नाम है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। मेरे को पता है, पर आपके एग्जाम के लिए कोई मतलब का चीज नहीं है, इसीलिए मैं उतना दिमाग नहीं लगा रहा। जब हम लोग शेड्यूल 3 डिटेल्स में पढ़ेंगे तब वहां ये सब बात मैं बहुत डिटेल्स में बताऊंगा। अभी जितना जरूरत है इसके लायक उतना ही बता रहा हूं। तो नॉन करंट लाइबिलिटी में आप यहां लिखोगे लॉन्ग टर्म बोरिंग्स लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है सर? लॉन्ग टर्म बोरिंग्स लिखे जाते हैं सर। भैया जी लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स जो है ना बच्चे, मतलब क्या हो गया, जितना भी तरह का लोन और डिबेंचर नहीं होता है, जो हमने लोन लिया डिबेंचर, वो सब यहां दिखाते हैं। मान लो 5 लाख का लोन लिया है, 2 लाख का डिबेंचर है, टोटल कितना हो गया? 7 लाख। ये बात का आप वर्किंग करके दिखाओगे नोट्स टू अकाउंट्स में, तो उसके लिए एक नोट बना देना और यहां पर टोटल अमाउंट लिख देना। ठीक है? ऐसे ही एक और होगा जिसका नाम है करेंट लाइबिलिटीज। अच्छा वैसे लॉन्ग टर्म सॉरी नॉन करंट लाइबिलिटीज में और भी बहुत सारे हेड्स आते हैं, जैसे लॉन्ग टर्म बोरिंग्स होता है, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी होता है, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज होता है, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस होते हैं। मैं वो सब नहीं लिखा क्योंकि आपके लेवल के लिए वो सब अभी नहीं चाहिए, जब शेड्यूल 3 पढ़ाएंगे डिटेल्स में वहां वो सब का चर्चा करेंगे। ठीक है? ऐसी करंट लाइबिलिटी में एक ठो लिख के रखो, ट्रेड पेबल। फिर ट्रेड पेबल सन्ड्री क्रेडिटर और बिल्स पेबल दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? ट्रेड पेबल। सन्ड्री क्रेडिटर आप जानते ही हैं, बिल्स पेबल आप जानते ही हैं, दोनों को मिला के क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रेड पेबल। तो उसको मिला के नोट में दिखा देना, यहां टोटल बैठा देना। भैया और कुछ नहीं होता है क्या ट्रेड पेबल छोड़ के? अरे बहुत कुछ होता है, छोड़ा मोड़ा नहीं। मैं क्या बोला? हाँ, बहुत कुछ और होता है, पर अभी वो सब बहुत कुछ में जाने का जरूरत नहीं है। अदर करेंट लाइबिलिटीज, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, ये सारा चीज, हाँ शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, ये सब आता है। ठीक है? चलो ठीक है, ये कर कुरा के ये टोटल हो गया लाइबिलिटी साइड का। ये कौन सा साइड कंप्लीट हुआ मेरा? भी लाइबिलिटी साइड। अब बाकी कौन रह गया? एसेट साइड। तो मैं अब एसेट साइड बना के दिखाता हूं। यहाँ टोटल लिख गया लाइबिलिटी साइड का। अब मैं चला गया एसेट साइड में, तो हेडिंग लगा दिया, साइड का नाम है एसेट्स। एसेट्स को मैंने 2 पार्ट में तोड़ा था, आपको याद है? नॉन करेंट एंड करेंट। तो सबसे पहले मैं यहां पर आपके लिए लिख रहा हूं नॉन करेंट एसेट, नॉन करेंट एसेट्स। नॉन इधर इधर देखो, इधर मेरा ये वाला देखो, समझ जाओगे। नॉन करेंट एसेट में क्या लिखा है? फिक्स्ड एसेट्स पहला आइटम है, बस वही फिक्स्ड एसेट है, बट मैं इसको फिक्स एसेट नहीं बोलूंगा, मैं एक नाम बोल रहा हूं। देखो याद आ रहा है क्या? हम इसको बोलते हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। हाँ अब याद आ रहा है, AS10 आप बोले थे भैया। हाँ, क्योंकि आपको शायद बताया हुआ है कि अब AS10 का नाम चेंज हो गया है, अब उसका नाम रखा गया है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो फिक्स एसेट को लोग क्या बोल देते हैं? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ऐसे ही इन्वेस्टमेंट है, आएगा नहीं, अगर आपको लिखना है तो लिख लो। यहां पर वो लोग उसको नॉन करंट इन्वेस्टमेंट बोल के दिखाता है। क्या बोल के दिखाता है? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो गया बेसिकली। और भी बहुत सारा आइटम है, मैं उसमें नहीं जा रहा, जैसे डेफर्ड टैक्स एसेट है, अदर नॉन करंट एसेट और है, मैं उतना डिटेल में नहीं जा रहा। अब दूसरा लिख लो करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में बहुत सारा हेड होता है, मैं सिर्फ आपको 3 हेड दिखा रहा हूं। नंबर 1, स्टॉक को ये लोग बोलते हैं इन्वेंटरीज। अच्छा बाय द वे यहां पर भी नोट बनेगा, अगर नोट जरूरत है तो, नहीं है तो नहीं। जैसे लास्ट 4 हुआ तो ये क्या बन जाएगा? 5, ये क्या बन जाएगा? 6।
अच्छा, नोट तभी बनाएंगे जब जरूरत होगा डिटेल्स का, नहीं तो नहीं जरूरत है तो नहीं भी बना सकते हो। अच्छा, इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज मतलब क्या हो गया, स्टॉक, तो सारा स्टॉक यहां जाता है। डेटर और बिल्स रिसीवेबल को मिला के नाम रखा है ट्रेड रिसीवेबल। डेटर और बिल्स रिसीवेबल को मिला के जो नाम है वो क्या है, ट्रेड रिसीवेबल। और लास्ट में आता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। सीधा सीधा बात है, अभी डिटेल में कुछ नहीं करना है। यहां कैश एंड बैंक बैलेंस आता है, क्या आता है भैया, कैश एंड बैंक बैलेंस। और ये हो गया टोटल एसेट साइड का। और आपको पता है आपका एसेट साइड का टोटल और लाइबिलिटी साइड का टोटल क्या होना चाहिए, मैच हो जाएगा, तो बैलेंस शीट टैली हो गया। ये जो मैंने नोट नंबर दिया है ये सबका देने का जरूरत नहीं एग्जाम में, जिसके लिए नोट बनाओगे बस उसी का देना है। हाँ, शेयर कैपिटल में कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स भी दिखाना पड़ता है। शेयर कैपिटल में आपको ऑथराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब, कॉल्ड अप, पेड अप सब दिखाना पड़ता है। डोंट वरी, अभी मैं एक सम करके दिखाऊंगा, उसमें आपको ये पूरा पॉइंट समझाऊंगा, पूरा अच्छे से दिखाऊंगा, आप टेंशन ही मत लो। चलो आगे बढ़े, क्या लिखना हो गया ना तुम लोग का, चलो ठीक है। अब एक काम करो, तुम लोग आ जाओ सम नंबर 10 में। इससे मैं आपको पूरा बैलेंस शीट का स्ट्रक्चर पूरा अच्छे से समझा दूंगा, नोट्स वगैरह सब बनवा के। पर मैं जैसे बोलूंगा वैसे ही बनाना, ज्यादा बुद्धिमानी लगाने जाओगे कांड हो जाएगा। अ कंपनी हैड एन ऑथराइज कैपिटल ऑफ रुपीज 10 लाख डिवाइडेड इनटू 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। तो ये किसका इंफॉर्मेशन दे दिया आपको, ये जो इंफॉर्मेशन दे रखा है ये क्या चीज का इंफॉर्मेशन बताना, ऑथराइज कैपिटल बता दिया आपको, ठीक है। फिर बोलता है, आपको आगे पढ़ो, इट इज डिसाइडेड टू इशू 60,000 शेयर्स फॉर सब्सक्रिप्शन। तो इशू कितना शेयर कर दिया है, 60,000, एंड रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 70,000। ओह, ये तो एक्सेस एप्लीकेशन हो गया, किंतु मैं अलॉट कितना शेयर कर पाऊंगा, 60, तो सब्सक्राइब भी तो 60 होगा। देखो आगे लिखा है, इट अलॉटेड 60,000 शेयर्स एंड रिजेक्टेड रिमेनिंग एप्लीकेशन। भगवान तेरा भला करे, प्रोराटा नहीं है, ठीक है ना, क्या करना है, रिफंड। तो मैं ऐसे बोलूं, मेरा ऑथराइज कैपिटल जो है 1 लाख इक्विटी शेयर है 10 रुपीज का, इशूड है 60,000 शेयर ऑफ 10 ईच, सब्सक्राइब भी, अप्लाइड कितना उससे मतलब नहीं है, सब्सक्राइब भी कितना किया है, 60,000 शेयर ऑफ 10 ईच। समझ में आ गया। आगे फिर बोलता है अप टू 31 मार्च 17, ये ईयर एंड का डेट लग रहा है देख के, इट हैज डिमांडेड और कॉल्ड 9 पर शेयर। अच्छा अच्छा, फुल्ली कॉल्ड नहीं है रे, कॉल्ड अप कितना आज, 9 रुपया, मतलब एक एक शेयर होल्डर से हम कितना मांग लिए, 9 रुपया करके मांग लिए। तो मेरा कॉल्ड अप कितना है बोल तो, एक शेयर का 9 है, कितना शेयर इशू कर रखे हम, 60,000 शेयर, 6 9 जा 54। मैं बोलूं मेरा कॉल्ड अप कैपिटल 5,40,000 है। समझ में आ रहा सबको। आगे, ऑल शेयर होल्डर्स हैड ड्यूली पेड द अमाउंट, सबको पैसा दे दिया, कॉल्ड एक्सेप्ट, हाँ होना ही है नालायक, एक्सेप्ट वन शेयर होल्डर, एक नालायक है, होल्डिंग 5,000 शेयर, कितना शेयर उसके पास, 5 है, हु हैज पेड ओनली 7, 7 रुपया दिया है, 9 रुपया कॉल्ड है, तो कितना नहीं दिया, 2 रुपया। मतलब मैं ऐसे बोलूं 5,000 शेयर पे 2 रुपया करके, यानी 10,000 क्या है, कॉल्स इन अरियर। और आपको याद है कॉल्ड अप कैपिटल से जब कॉल्स इन अरियर माइनस कर देंगे तो ये जो बचता है 530, इसको क्या बोलते हैं, पेड अप कैपिटल। समझ में आ गया यहां तक, ठीक है। प्रिपेयर बैलेंस शीट अज्यूमिंग देयर आर नो अदर डिटेल्स, बोला बैलेंस शीट बनाओ, मान लो और कुछ ही नहीं हुआ है, यही है बस। तो बैलेंस शीट जब बनाओगे सोचो, इतना गहराई मत सोचो, तुम सोचेगा भैया एप्लीकेशन आएगा, अलॉटमेंट आएगा, एंट्री इतना क्यों सोच रहा है, सीधा बात है, आज के दिन में, आज के दिन में कितना कॉल्ड अप है, 9 रुपया, 540 माइनस कॉल्स इन अरियर के 10,000, कितना बचा पेड अप,
530, तो शेयर कैपिटल में 5,30,000 दिखा दो, क्योंकि शेयर कैपिटल में अल्टीमेटली 530 दिखाया जाएगा। पेड अप कैपिटल दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं? हाँ, अगर कोई शेयर फोरफिट हुआ होता ना, और अगर वो रेशियो नहीं हुआ होता, तो फोरफिटेड शेयर का जो बैलेंस होता है वो भी पेड अप के साथ ऐड करके दिखाते। याद है मैंने सिखाया था। तो पेड अप 530 है, नंबर वन। अच्छा, तो ये शेयर कैपिटल कहाँ था? एसेट साइड में कि लाइबिलिटी साइड में? तो एसेट साइड में क्या जानते हो? पैसा। हाँ, क्योंकि नेट में सोचो कलेक्शन हम 530 की होंगे, 540 कॉल्ड किए हैं, 10 तो अरियर है, तो वो लोग कितना रुपया दिया होगा? 530। तो बैंक में बैलेंस कितना होगा? 530। तो एसेट साइड में सिर्फ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नहीं है, उसमें बैंक दिखा देंगे 530 का, खत्म, और कुछ नहीं है बैलेंस शीट में। बोला समझ में आया क्या? पर मैं पूरा प्रेजेंटेशन सुंदर से दिखाना चाहता हूं। आइए हम और आप मिलके करते हैं प्रश्न संख्या 10। कंपनी का नाम तो नहीं दिया भाई साहब, कोई बात नहीं, मैं से लिख रहा हूं बैलेंस शीट एज ऑन, तारीख क्या दिया था? 31 मार्च 17। घबराओ नहीं बच्चे, एक आध हाथ से जब देख लोगे ना कैसे किया जाता है, कैसे प्रेजेंटेशन है, तो अपने आप कंट्रोल में आ जाएगा। ये लिखते हैं हम ऐसे, पर्टिक्यूलर्स, ये है नोट, और ये अमाउंट इंडिया में है इसलिए रुपीस। ये साइड का नाम है इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इसमें पहला हेड का नाम क्या है? शेयर होल्डर्स फंड। इसमें आएगा शेयर कैपिटल, और मैं अभी बताया पेड अप कैपिटल कितना निकला था? 5,30,000। बैठा दे, बाद में इसका डिटेल्स दिखाते हैं, मैं नोट बना के दिखाऊंगा, नोट 1। सेकंड में यहां लिखता हूं रिजर्व एंड सरप्लस। सम में कोई रिजर्व दिया है क्या? तो नहीं लिखेंगे। अगर तुमको लिख के नील लिख के दिखाना है वो भी कर सकते हो, तुम नहीं चाहो तो मत लिखो। दूसरा जो हेड आता है उसका नाम है नॉन करेंट लायबिलिटीज। मैं ठीक बोल रहा हूं? नॉन करेंट लायबिलिटीज में पहले आता है लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। कोई लोन वोन दिया है क्या? नहीं, तो नहीं है, तो मैं यहां नील लिख दिया। आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, मैं मेन हेड लिख दिया। मेरा आदत है जो मेन हेड होता है ना वो लिख देता हूं, सब हेड नहीं है छोड़ दो, मेन हेड लिख देना अच्छा लगता है, देखने में थोड़ा सुंदर लगता है। और तीसरा आता है आपका करंट लायबिलिटी। जरा सोच के बताओ पूरे सम में क्या कोई करंट लायबिलिटीज के बारे में कुछ बोला है? नहीं, नहीं है तो मैं नील लिख दिया। वैसे ट्रेड पेबल वगैरह सब लिखा जाता है। तो मेरा लायबिलिटी साइड का टोटल निकल गया, कितना आ रहा है? 5,30,000। जो डेटा दिया मैं लिख दिया, मेरे को क्या दिक्कत है? बोले यहां तक ठीक है? यहां तक जब सारे बच्चों का जो मुझे बताना। सर वो 530 कैसे है? वही तो नोट्स में दिखाएंगे, डोंट वरी। शेयर कैपिटल का प्रेजेंटेशन का कुछ स्पेसिफिक तरीका है, वो तरीका मैं आपको दिखाऊंगा सर, उसी के लिए तो ये सम लिए की होलो। कैलकुलेटर चलाने बोला वो मत पूछ, मेंटल मैथमेटिक्स मत बोलो। हम्म, कर सकता है, तुम स्टाइलिंग जो करना कर लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हो गया जी। अब एसेट साइड में पहुंच गया। एसेट साइड में याद करो सबसे पहले था नॉन करंट एसेट, किंतु इस सब में जरा सोचो कोई प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट कुछ दिया हुआ है क्या? तो खत्म करो यार, नील है। और दूसरा होता है करंट एसेट्स। और करंट एसेट में बताओ कोई इन्वेंट्रीज है? नहीं। ट्रेड रिसीवेबल? नहीं। क्या है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब समझना है, पेड अप 530 तो 530 कैश आया होगा घर में, तो ये 530 हो जाएगा। अगर चाहते हो फुल मार्क्स तो इसका भी नोट दिखा दो, क्या दिक्कत है? वैसे अगर आप कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का नोट नहीं भी दिखाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर मैं बोलता हूं जब इतना दिखा रहे हैं तो एक ठो के लिए क्या नाम खराब करना, दिखा देंगे यार इसको भी।
बोले यहां तक हुआ कि नहीं हुआ? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? अब देखो मेन चीज है नोट्स टू अकाउंट्स। भरोसा कीजिए बैलेंस शीट का फॉर्मेट का तो ही, पर सबसे ज्यादा है इंपॉर्टेंस आपका नोट्स टू अकाउंट्स, क्योंकि डिटेलिंग यही दिखाया जाता है। अब इसमें सबसे पहले मैं आपके लिए बना रहा हूं नोट नंबर 1, जिस नोट का नाम है शेयर कैपिटल। क्या नाम है भाई साहब? शेयर कैपिटल। अब इसमें कैसे डिटेलिंग दिखाया जाता है मैं बताता हूं। सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा ऑथराइज का डिटेल्स। ए भाई साहब, क्या दिखाना भैया? हाँ, ऑथराइज्ड। हेडिंग लिखा ऑथराइज्ड। सुनो ना, ऑथराइज कैपिटल के लिए क्या लिखा हुआ जरा पढ़ के बताओ तो, येलो रीजन में देखो तो। 1 लाख शेयर है 10 रुपए करके, 10 लाख का। ठीक बोला मैं? तो बस इसके नीचे यहां पर ऐसे लिख देंगे 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। बस इतना ही लिखना है, 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। कितना होता है? 10 लाख। एक्सट्रीम राइट में जाके लिख दो। अच्छा, मैं ईएस लिख रहा हूं, एग्जाम में ईएस मत लिखना, पूरा इक्विटी शेयर लिखना। और इसको फिर आप ऐसे डबल लाइन करके क्लोज कर दो। सर ये लेके नहीं जाएंगे बैलेंस शीट में? नहीं, ये सिर्फ प्रेजेंटेशन के लिए है। ऑथराइज के बाद आता है इशूड कैपिटल। क्या है भैया? इशूड। और आप चाहें अगर टाइम बचाना एग्जाम में, तो इशूड एंड सब्सक्राइब को एक साथ दिखा सकते हैं। तो मैं एक साथ ही दिखा देता हूं, इशूड एंड सब्सक्राइब, क्योंकि जितना इशू है जनरली उतना ही क्या होता है, सब्सक्राइब। हाँ, अगर सब्सक्राइब कम हुआ है तो अलग से दिखाना पड़ेगा। नहीं समझा? मतलब इशू 60 हुआ है, सब्सक्राइब मान लो 58,000 हुआ है, तो इशूड अलग हो जाएगा, सब्सक्राइब अलग हो जाएगा। पर जनरली ऐसा होता नहीं है, वो लोग इशू सब्सक्राइब सेम देता है। और आप देखे थे इशू कितना शेयर हुआ था? 60,000। और सब्सक्राइब भी कितना हुआ था? 60 हुआ था। सर सर सर, मेरे को एक डाउट आ रहा है। आप तो बोल रहे हैं पेड अप कैपिटल 530 होगा, वो जो 70,000 पे पैसा आया था ना, अरे 10,000 एक्सेस तो वापस हो गया था ना, तो वो बैंक में बचेगा नहीं अपने पास, तो उसके लिए दिमाग मत लगाना। वो अच्छा ठीक है सर। तो यहां पर कैसे लिखेंगे? 60,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। यहां तो फेस वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, यहां पर सारा फेस वैल्यू आता है बच्चे। तो ये कितना हो गया? 6 लाख। ऑथराइज हो गया, इश्यूड हो गया, सब्सक्राइब्ड हो गया। अब अगला होता है, इसको लिखते हैं कॉल्ड अप एंड पेड अप कैपिटल। कॉल्ड अप एंड पेड अप। अब सुनो, कितना शेयर सब्सक्राइब हो गया था? 60,000। तो 60,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, कॉमा कितना कॉल किया तुमने अभी तक? 9। तो लिखना पड़ेगा कॉमा 9 कॉल्ड। मैंने लिखा 60,000 शेयर इशू हो रखा है, 10 रुपया करके है, किंतु कॉल्ड कितना हुआ है? 9। तो ये कितना हो गया? 5,40,000। और बस क्योंकि पेड अप निकालना है, पेड अप निकालने के लिए क्या माइनस करना पड़ता है? कॉल्स इन अरियर है तो माइनस करो, नहीं है तो मत करो। और तुमने पढ़ा था यहां पर, बोला था 5,000 शेयर में 7 रुपया पे हुआ है, तो कितना पे नहीं हुआ है? 2 रुपया। तो इसका मतलब कॉल्स इन अरियर कितना रुपया है? 10,000। तो ये निकल गया आपका पेड अप कैपिटल 530। और जो पेड अप कैपिटल है, यही अपने लोग बैलेंस शीट में शो करते हैं। बैलेंस शीट में कौन सा आता है? पेड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल। कैसे शो करना है ये वाला नोट समझ में आया? बाकी किसी नोट में कोई तकलीफ नहीं है, बस यही नोट में इतना डिटेलिंग देना पड़ता है। भाई मैंने पहले दिन चालू करते ही बताया, शेयर कैपिटल इज द पिन पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर। तो शेयर कैपिटल के ऊपर सारा फोकस है। समझ में आया? अच्छा, अब एक और नोट अपने लोग बोले थे हम बना लेंगे, किसका? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो भैया पैसा कितना है अपने पास पड़ा हुआ है? 530। कहां पड़ा हुआ है? कैश बॉक्स में कि बैंक में? हाँ, तो बस एक ही लाइन लिखना है, बैंक। और कितना पड़ा हुआ बैंक में? तुम सही बोला है, 530। अगर तुम चाहता है सारा जर्नल एंट्री वेंट्री करके देखेगा तो इतना ही मिलेगा, 530। बस यही है, तो बस टोटल करके खत्म कर दिया। मतलब मैंने ना प्रूफ दिखाया है। ये देखो इधर मैंने लिखा 5, समझो बात को, 530। तुम बोला कैसे आया? नहीं समझा मेरा बात? तो मैं बोला ऐसे आया।
फिर तुम देखा भैया एसेट साइड में कैश है, कैश रिटर्न कैसे आया, मैंने बोला ऐसे आया। अब बात समझ रहे हो, बस ये नोट्स थोड़ा सा दिखा देना होता है। बस एक और सम करेंगे और ये खत्म है मेरे तरफ से चैप्टर। सम नंबर 6। मन में आया ना? सम नंबर 6 पढ़ो। मन में आया ना? सम नंबर 6 पढ़ो। बस यहां तक सब लिख लिया? मैंने बोला है ना, मेरे क्लास में अगर आपके मन में कुछ सवाल आएगा तो उसका सम आपको मिलेगा, या मेरे नोट्स में कहीं मिलेगा। पूरा क्लास अगर ध्यान से देखोगे तो कहीं ना कहीं वो पॉइंट का चर्चा किया हुआ मिलेगा। इसको बोलते हैं कवरेज, कंटेंट। इसीलिए तो क्या होता है, मार्केट में जो बड़े बड़े टीचर लोग भी हैं, वो मेरा कोई भी टॉपिक का कंटेंट जरूर देखना चाहते हैं कि बंदा बोलता क्या क्या चीज है। क्वेश्चन 6 को रीड करो भैया, आपके साथ पढ़ना है। अच्छा चलो। एक्स लिमिटेड इशूड 10,000 शेयर, हमको पता है ना, ऑफ ₹100 ईच एट 20% प्रीमियम एज अंडर। 100 का शेयर है, 20% प्रीमियम मतलब 20 रुपया, तो इशू प्राइस कितना है 120। कोई दिक्कत है नहीं। एप्लीकेशन 20 रुपया का, अलॉटमेंट 70, फर्स्ट कॉल 30, टोटल कितना हो रहा है 120। कुछ नहीं बोला है, मतलब प्रीमियम यहां पर घुसा हुआ है, और ये सब लास्ट डेट भी दे दिया सबका। चलो डेट्स भी बैठा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। द अलॉटमेंट रेजोल्यूशन वॉज पास्ड ऑन 1/9। अच्छा अच्छा, ये सब लास्ट डेट है, मतलब ये सब दिन पैसा मिला होगा। अलॉटमेंट रेजोल्यूशन कब पास हुआ है तेरी की 1/9 को, मतलब इस दिन हम लोग को शेयर देंगे। सेकंड एंट्री नहीं करते हैं, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी कैपिटल, वो होगा। और अलॉटमेंट का ड्यू भी इसी दिन होगा। और अलॉटमेंट का पैसा कब मिलेगा 30 सितंबर। बात समझो जल्दी से, अब डेट समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है ना। एंड फर्स्ट कॉल वाज मेड ऑन 1/12/10। अच्छा, फर्स्ट कॉल हुआ था 1/12 को, फर्स्ट कॉल का पैसा कब मिला है 31/12/10, ठीक है। तो ठीक ही है यार, और तो कुछ है नहीं। मिस्टर ए होल्डिंग 200 शेयर्स, अच्छा, हैज फेल्ड टू पे अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। लो, ये अलॉटमेंट भी नहीं दिया और कॉल भी नहीं दिया। यहां तक ठीक है क्या? अच्छा ठीक है। मिस्टर बी होल्डिंग 400 शेयर्स फेल टू पे कॉल मनी, और बी क्या नहीं दिया, कॉल मनी नहीं दिया। अच्छा लग रहा है मेरे को तो। यही मन में था ना कि ऐसा एंट्रीज भी आ जाए, फिर बैलेंस शीट भी बोल दे, मन में था ना तुम्हारे। देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऑल द शेयर्स वेर फोरफिटेड, ओ माय गॉड। तो सारा शेयर फोरफिट कब हुआ होगा, फाइनल कॉल के बाद। ऑन तारीख भी दे दिया 31 जनवरी 2011, ऑफ विच इनमें से 500 शेयर्स वेर इशूड। अच्छा, फोरफिट कितना करेंगे 200 और 400 600, किंतु रीशू कितना हो रहा है, ओ 100 शेयर्स लेफ्ट टू बी रीशूड है। मतलब वर्किंग करना पड़ेगा प्रॉफिट निकालने के लिए, मतलब फोरफिटेड शेयर्स में बैलेंस भी बचेगा। यानी बैलेंस शीट बनाएंगे तो फोरफिटेड शेयर का बैलेंस ऐड करके दिखाना पड़ेगा पेडअप के साथ। सारा पॉइंट आ जा रहा है, देख लो, ये नहीं बोल सकता कि नहीं बताया है बंदा, ठीक है। वेर रीशूड ऑन 15/11 एट 100। 100 का 110 डिस्काउंट नहीं है, प्रीमियम में इशू हुआ है, और भी मजा, ठीक है ना, प्रीमियम में भी है। चलो अच्छा है, ठीक है। शो जर्नल एंट्रीज, पहले तो बोलता भाई जर्नल करके दिखाओ, ठीक है दिखा देंगे। विथ एप्रोप्रिएट डेट्स, बोले डेट बैठा था ना, बोले बढ़ा देंगे। एंड नरेशन, भैया हम लोग घर में लिख लेंगे। हाँ, नरेशन तो घर में लिखोगे तुम लोग, ठीक है ना, हाँ घर में लिखना। एंड शो द रेलिवेंट आइटम्स विल अपेयर इन बैलेंस शीट। अब बताओ, ये सारा आइटम्स तो तुम अभी गोजामेल किए हो, बैलेंस शीट में कैसे दिखाओगे? ओके, मन खुश, यही चाहिए था तुमको, देखो मिल गया ना। आओ क्वेश्चन नंबर 6। वही है ना, वही तो कहा था, दूध मांगोगे खीर देंगे, तो वही है। एक कॉन्सेप्ट मांगो, हम 10 के साथ देंगे तुमको। मेरे द्वारे आप कभी खाली हाथ नहीं जाओगे, याद रखना ये बात।
मन में अगर कोई मुराद लेके आओगे तो मुराद पूरा जरूर होगा। पहले जर्नल कर लेते, चल ठीक है, हंसी मजाक खत्म करते हैं, फटाफट खत्म करो यार, घर बार जाओ, कितना देर बैठेगा मेरे साथ, चेहरा दिखेगा मेरा, सुबह से देख रहा चेहरा, है ना भाई? तो कौन कौन सा मेरा नाम ऐश्वर्या राय और चेहरा वैसा है जो देख के अच्छा भी लग रहा होगा? बोला ऐसा चेहरा देख के मजा भी नहीं आता है ना? कोई ऋतिक रोशन वाला भी चेहरा नहीं है कि देखिए बोला देखते रहेंगे, वाह हाँ मजा आ रहा है। चलो आगे चले। सबसे पहले एप्लीकेशन में नहीं मिलेगा, चलो चलो बातचीत बंद एकदम, अब कंसंट्रेशन बनाए रखना, क्योंकि यहाँ बैलेंस शीट भी बनाना है। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मनी कितना था? 2 रुपए करके, 20 रुपया करके, कितना शेयर था? 10,000, तो 2 लाख हो गया, ठीक है। बिंग एप्लीकेशन मनी रिसीव, चलो हो गया। अब अरे एक्सेस एप्लीकेशन का चक्कर नहीं था क्या? बोला सर आपका तो मन चले तो सभी डाल देंगे आप। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितना जाएगा? 2 लाख, लात नहीं है लाख है, हाँ? अब क्या करने का? अलॉटमेंट का भीख मांगना है? हाँ तो मांगो ना। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अलॉटमेंट मनी था कितना रुपए करके? 70, 20 रुपया प्रीमियम था तो 50 रुपया कैपिटल है। कितने शेयर पे कॉल कर रहे हो? 10 का दम। चलो ये कितना निकल रहा है? 7 लाख। ओह, 5 लाख। ओह, 2 लाख। ओह, अब अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा क्या? अलॉटमेंट का पैसा सबको ही दे रहा है? कौन नहीं दे रहा है? ए नालायक नहीं दे रहा है। तो जो लोग पैसा देते हैं उसके लिए क्या डेबिट? बैंक अकाउंट डेबिट। जो पैसा नहीं देते उसके लिए कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट मनी मिलना था 7 लाख। वो जो नालायक था जो पैसा नहीं दे रहा उसके पास कितना शेयर था? 200 शेयर था। तो उसका नाम क्या था? ए। तो ए के पास 200 शेयर था और वो 70 रुपया करके नहीं दिया, यानी कितना रुपया अरियर है? 14,000, 14,000 उसका अरियर है। 686 बैंक में जाएगा शायद। अलॉटमेंट भी हो गया। अब क्या, एक तो फाइनल कॉल बचा है, वही फर्स्ट कॉल है, वही फाइनल कॉल है, तो ही मेरा पहला तो ही मेरा आखिरी, है ना? फर्स्ट एंड फाइनल। माना बहुत खुश हो जाता है लाइन सुन के, मतलब एक्सेप्ट कर लिया ना तुम ये बात? बस ये रिकॉर्डिंग घर में मम्मी को सुनाएंगे एक बार। नहीं नहीं नहीं, मम्मी को सुनाने से काम हो जाएगा। और क्या, तुम कोई भी बात मम्मी को बोल दो, बस इतना बोलना पापा को मत भूलिएगा, गारंटीड वो बात पहुंचेगा। तू कुछ कर ही नहीं सकता, ठीक है ना? सीधा बात है, तुम्हारे साथ अगर अगर रेशियो प्रपोर्शन देखोगे प्यार का, किसके साथ प्यार का रिलेशनशिप ज्यादा का है? उनके साथ ना। तो जिसके साथ पुराना रिश्ता है उसका उसको धोखा कैसे दिया सकता है? तुम तो नया रिश्ता है, तुमको धोखा दिया भी जा सकता है। मानने वानने का अलग बात है, एक बार बात बोल के देखो, मत बोलिए, अभी देखो क्या होता है। फिर रात को दूसरा जब लगेगा ना क्लास, तब समझ में आएगा। ये चीज हम देखे हैं सब मम्मी लोग का, मतलब ये ना स्पेशली इंडियन मम्मी लोग का कैरेक्टरिस्टिक्स है। एक बार बोल दो बस, ये बात पापा को बोलना मत। मतलब अगर नहीं भी बोलना होगा ना तो बोल ही मतलब उनका रहा नहीं जाता है, दर्द उर्द होने लग जाता है, बोला तो दर्द होने लग जाता है। चलो छोड़ो जो भी है, अब झेलना तो पड़ेगा, अब क्या कर सकते हैं। चलो अब आगे आ गया, अलॉटमेंट हो गया। अब क्या बारी था? कॉल का। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल या फर्स्ट कॉल, जो भी नाम लिखा है लिख लो, डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अच्छा कितना करके था कॉल मनी? 30। अच्छा डेट्स लास्ट में मैं बैठा दूंगा, डेट्स को लेकर लड़ाई मत करना। 30 रुपीज कितने शेयर पे मांग रहे हो? 10,000, 10,000 ना, तो 3 लाख। अब बोलो फाइनल कॉल सबको दे रहा है? नहीं,
दो आदमी नहीं दे रहा है, एक था ए और एक कौन घुस गया, बी। तो जो लोग देते हैं उसके लिए क्या डेबिट, बैंक डेबिट। जो नहीं देते हैं वो लोग, उसके लिए कॉल्स इन अरियर डेबिट। टू, इक्विटी शेयर फिनाल कॉल, फिनाल, फिनाइल नहीं है, फिनाल, फाइनल, फाइनल। अच्छा फाइनल कॉल था 3 लाख। रुको सोचने दो, सोचने दो। एक था ए, एक था बी। ए के पास 200 शेयर था, बी के पास 400। फाइनल कॉल 30 करके नहीं दिया, तो ए का अरियर शायद 6000 आ रहा है और बी का अरियर 12,000। हाँ कुछ गलत बोले हम। फाइनल कॉल मनी 30 करके है ना, तो एक जन का 200 शेयर है, 30 करके 6000 होगा। एक जन का 400 शेयर है, 30 करके 12,000 होगा। तो टोटल अरियर कितना होगा, 18,000। तो बैंक में कितना आ रहा है, 2,82,000। ये भी ठीक रहा। मजा आ गया सर, मजा आ गया, मजा आया ना। आगे क्या करेंगे सर बताइए ना। फोरफिट करना है ना। अब किसका शेयर फोरफिट करना है, ए का भी करना है, बी का भी। हम तो स्टेप वाइज करेंगे भाई, पहले ए का सोच लो। ए क्या नहीं दिया, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं दिया। प्रीमियम कहाँ है, अलॉटमेंट में। अगर वो अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया तो प्रीमियम में नहीं दिया, प्रीमियम नहीं दिया तो प्रीमियम नॉट रियलाइज इन कैश, तो प्रीमियम कैंसिल करना पड़ेगा। तो चलो खत्म खत्म करो इसको। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट। टू, कॉल्स इन अरियर। टू, फॉरफिटेड शेयर्स। और अभी शेयर फुल्ली कॉल्ड है ना, तो कॉल्ड अप कितना है, फुल्ली कॉल्ड मतलब 100 रुपया। उसका कितना शेयर था, 200 शेयर। तो ये तो खड़ा हो गया 20,000, 20,000 होगा ना। और 200 शेयर पे प्रीमियम था 20 रुपया करके, ये कितना हो जाएगा, 4,000। और मुझे किसका अरियर चाहिए, ए का। ए का अलॉटमेंट में था 14 और कॉल में था 6। हाँ तो तरी टेक टू द 14 और एक था 6, टोटल हो गया 20 अरियर। तो फोरफिट कितना कर लिया तुम, 4,000। अच्छा तुमने ये 4,000 फोरफिट किया, किससे फोरफिट किया है, मिस्टर ए से। ए के पास कितना शेयर था, तो तुमने 200 शेयर पे 4,000 फोरफिट कर लिया। तो एक एक शेयर पे कितना फोरफिट किया, 4,000 डिवाइडेड बाई 200, यानी 20 रुपया करके। यानी 200 शेयर पे हर एक शेयर पे 20-20 रुपया करके फोरफिट किया 4,000। अब मैं इसको लेके ज्यादा और कुछ नहीं बोलना चाहता, समझ में आया तो अच्छा, नहीं आया तो बहुत अच्छा। बहुत बात कर ली यार, बहुत बात। 10 घंटा से यही बात कर रहे हैं भाई, देखा जाए तो 10 घंटा दे दिए ना, तो उससे ज्यादा ही दे दिए। हाँ 11वां घंटा चल रहा है, रादर 12th आवर में एंट्री ले ली है। ठीक है ना, जिंदगी से थक गया है क्या, ओ अच्छा। जिंदगी से थक गया तो फिर तरीका है छुटकारा पाने का। नहीं जिंदगी मतलब ये किसी को जिंदगी बोलता हो उससे थक गए, हम वो बोलना चाह रहे हैं। नहीं तुमको ऐसे कैसे पता, दादी माँ को थोड़ी ना सब पता होता है। चलो आगे चलें। अच्छा इसके बाद बी का शेयर फोरफिट, बी क्या नहीं दिया, कॉल, अलॉटमेंट दिया हाँ। तो अलॉटमेंट में प्रीमियम भी दे दिया, तो प्रीमियम कैंसिल। तो एंट्री बनेगा इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, टू कॉल्स इन अरियर, टू फोरफिटेड शेयर्स। बोलो हाँ, पापी आत्माओं। कॉल्ड अप तो 100 रुपये ही है ना, 400 शेयर है, यानी कितना 40,000। और ये पापी बी का अरियर यहां था 12,000। अब हम ज्यादा नहीं बोलेंगे, तुम समझ लो बाजा कैसे है। तो बाकी 28 फोरफिट हो रहा है, देखो तो। तुमने मिस्टर बी का 400 शेयर था, मिस्टर बी का, उस पे तुमने 28,000 फोरफिट कर लिया। तो मिस्टर बी का एक एक शेयर पे कितना फोरफिट किया, 28 डिवाइडेड बाई 4, दैट इज कितना 70 रुपीज। अब ये सब एंट्री में दिक्कत नहीं होना चाहिए यार। हाँ जॉल हो गया, हाँ जॉल, एकदम जॉल है जॉल।
ओए होलो। अब इसके बाद बोला गया कि 500 शेयर्स रीइश्यू कर दो 110 में। मैं बोला कर दो, मेरा क्या जाता। तो भैया इशू करने जा रहे हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट, फोरफिटेड शेयर्स डेबिट कर रहे हैं। नहीं भैया डिस्काउंट तो है ही नहीं। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू क्या, सिक्योरिटीज प्रीमियम। बोलो हाँ कि ना। ना, हाँ हाँ हाँ। अब भाई साहब 110 इशू प्राइस है, फेस वैल्यू 10, प्रीमियम 10, नहीं फेस वैल्यू 100, प्रीमियम 10। हाउ मेनी शेयर्स आर रीइश्यूड, 500। तो 600 और फोरफिट हुआ है पर 500 ही रीइश्यू है, 100 शेयर तो रीइश्यू हुआ ही नहीं है। तो ये क्या 55,000, 50,000 और 5,000 प्रीमियम अकाउंट में जा रहा है, सिक्योरिटीज प्रीमियम। बोलना रे, ठीक है। आगे चल सकते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं आएगा। यहां तक हो गया। अब इसके बाद जब भी रीइश्यू होता है तो हम लोग निकालते हैं प्रॉफिट ऑन रीइश्यू। प्रॉफिट ऑन रीइश्यू का एंट्री होता है फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। तो भाई साहब सुनिए ना, एक तो वर्किंग नोट दिखाना पड़ेगा। दो लोग थे, एक का नाम था ए, एक का नाम था बी। इसमें पहले लिखते हैं, मैं ज्यादा इसमें अब क्या चर्चा करूं। अमाउंट फोरफिटेड पर शेयर, इसमें थोड़ा दिमाग लगाना है। मिस्टर ए से पर शेयर कितना फोरफिट हो रहा था, 20 रुपया। अरे बोलो ना हाँ। और मिस्टर बी से पर शेयर कितना फोरफिट हो रहा है, 70। तो एक जन से 24 फीट किया, एक जन से 70। माइनस करते हैं फिर डिस्काउंट ऑन रीइश्यू पर शेयर, ठीक है ना। तो डिस्काउंट तो हम तो प्रीमियम में रीइश्यू किए हैं। तो ए का एक शेयर में 20 रुपए का प्रॉफिट है, बी का एक शेयर में 70। इंग्लिश में लिखते हैं प्रॉफिट ऑन रीइश्यू क्या, पर शेयर। प्रॉफिट ऑन रीइश्यू पर शेयर, बोलो ना हाँ, कोई दिक्कत। अब प्रॉफिट ऑन रीइश्यू तो निकल गया मुन्ना, आगे बोलो। देयरफॉर वेरी गुड, प्रॉफिट ऑन 500 शेयर्स रीइश्यूड। तो पहले तो ए का 200 शेयर रीइश्यू होगा, 20 रुपया करके प्रॉफिट हो रहा है, कितना होगा 4,000। और 300 शेयर कितना रीइश्यू होगा, बी का। वैसे बी का 400 शेयर था, होगा 300 रीइश्यू। एक शेयर में 70 का प्रॉफिट है, तो कितना बचेगा 21,000। तो टोटल प्रॉफिट ऑन रीइश्यू कितना है 25,000। अब प्रॉफिट ऑन रीइश्यू तुम लोग मेरे से पहले निकाल के बैठा है, मुझे पता है। तुम लोग बोल रहा होगा जल्दी करो जल्दी करो, समझ में आ गया, चलो ना भाई चलो। हड़बड़ाहट मच रहा है, हम जान रहे हैं अंदर में। हो गया। सुनो ना, फिर इधर आ जाओ, यहाँ के 25,000 लिख दें। अच्छा एक बात, बिना जर्नल एंट्री देखे बता सकते हो फोरफिटेड शेयर अकाउंट में बैलेंस कितना बचा होगा। वेरी गुड। जो बच्चा 7,000 बोल रहा है मेरे को अच्छा लग रहा है। भैया कैसे, अरे सोचो ना भाई, तुम इतना गजनी कैसे है भाई। एक था एक का भी, इसका 200 शेयर, इसका 400, इसका 200 रीशू कर दिया और इसका 300। तो लेफ्ट टू बी रीशूड किसका शेयर है, बी का। बी का एक एक शेयर में कितना फोरफिट किया था 70। तो 100 शेयर में कितना फोरफिट हुआ है 7,000। तो फोरफिटेड शेयर अकाउंट में 7,000 का बैलेंस होगा ना लेफ्ट टू बी रीशूड का। यही मैं चिल्ला रहा हूं, यही 7,000 जब मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा ना, वो जो पेड अप कैपिटल आएगा उसके साथ ऐड कर देंगे। समझ में आ रहा है। अब मन में क्या हो गया ना भाई, इतना सारा एंट्री कर लिया, मैंने भैया बैलेंस शीट में क्या क्या आएगा, किस में कितना बैलेंस आएगा, समझ में नहीं आ रहा है। अरे कुछ नहीं, मैं आपको एक इजी वे बताऊं। देखो अगर लॉजिक काम कर, मैं लॉजिक बताऊंगा, पहले आपको एक तो पूरा स्ट्रक्चर समझाता हूं। कुछ नहीं है, बैलेंस शीट में जर्नल एंट्रीज का नेट इफेक्ट ही तो आता है। लॉजिकली सोचो, तुम बैलेंस शीट बनाता कैसे, पहले तुम लोग जर्नल एंट्री पास करता है,
उसको फिर लेजर में पोस्टिंग करता है, फिर वो बैलेंस आता है, जो बैलेंस आता है वही तो बैलेंस शीट में जाता है। तो मैं बोल रहा हूं सबसे आसान तरीका अगर आपको समझना है तो जितना जर्नल एंट्री किया है ना उसको नेट करके देख लो क्या क्या चीज का बैलेंस बच रहा है। नहीं समझा बात? जो लास्ट में बैलेंस बच रहा होगा वही बैलेंस शीट में आएगा। आप लोग काटाकुटी मत करना, अभी आप सिर्फ स्क्रीन पे विजुअलाइज करो, मैं जो समझाना चाह रहा हूं, मैं देखना चाह रहा हूं क्या क्या चीज कट जा रहा है। मुझे बात समझ रहा है ना? मैं एक दूसरा कलर का पेन से काट रहा हूं, ठीक है? आप मत काट देना, आपके लिए फेयर वर्क है एग्जाम में। मैं आपको सिर्फ विजुअलाइज कराना चाह रहा हूं। आप देखो क्या होता है अल्टीमेटली, एप्लीकेशन का 2 लाख डेबिट, एप्लीकेशन का 2 लाख क्रेडिट, दिखाई दे रहा है? कैंसिल हो गया। देखो भाई साहब ये 2 लाख मैं कैंसिल कर दिया, लो अच्छे से काटते हैं, कैंसिल हो गया। कोई डाउट है इसको लेके? बैंक नहीं कट रहा अभी, ठीक है। कैपिटल क्रेडिट बच रहा है, ठीक है। अलॉटमेंट का देखो 7 लाख का डेबिट है और अलॉटमेंट का 7 लाख क्रेडिट है, क्या हो रहा है? कैंसिल हो जा रहा है। अच्छा ऊपर में कौन कौन सा अकाउंट बचा था एक तो देख तो, बैंक अकाउंट में बचा था पहले कितना रुपया था, 2 लाख डेबिट बैलेंस था, ठीक है ना? और इधर एक तो था इक्विटी शेयर कैपिटल, इसमें भी कितना था, 2 लाख। मैं बैलेंस भी चेक करते जा रहा हूं कि इसमें क्या बैलेंस बचेगा, आपके लिए इसी होगा समझना। ये 2 हो गया था एंट्री। तीसरे एंट्री में देखो इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट हो गया 5 लाख का, तो क्रेडिट हो गया मतलब इसके साथ जुड़ जाएगा कि कम हो जाएगा? कैपिटल में और जुड़ जाएगा 5 लाख रुपया। आप देखो एक नया अकाउंट खड़ा हो गया, अगर आपको सामने दिखाई दे रहा है, प्रीमियम अकाउंट कितने का है, 2 लाख। तो मैं बोल रहा हूं अपने पास एक प्रीमियम अकाउंट भी आ गया, कितने का, 2 लाख रुपए। अभी तक समझ में आ रहा है? अच्छा इसके अलावा ये भी हो गया, बैंक अकाउंट फिर से डेबिट हुआ 686, तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि बैंक बैलेंस में और जुड़ जाएगा कितने का, 686। आप विजुअलाइज कर पा रहे हो? मैं स्टेप बाय स्टेप दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। अच्छा सर ठीक है सर। फिर एक तो कॉल्स इन अरियर आ गया 14,000 का, तो मैं बोल रहा हूं मेरे पास एक और अकाउंट खुल गया जिसका नाम है कॉल्स इन अरियर, कितने का, 14,000 का। यहां तक समझ में आ रहा है? चलो ये भी ठीक हो गया, ये तो कट ही नहीं रहा अभी। फिर देखो फाइनल कॉल आ गया, फाइनल कॉल डेबिट और फाइनल कॉल क्रेडिट क्या हो गया, कट गया। क्या बचा, कैपिटल में क्रेडिट कितना हो रहा है, 3 लाख, तो मैं बोल रहा हूं मेरा कैपिटल में 3 लाख जुड़ जाना चाहिए। और समझ पा रहे हैं लॉजिकली? ठीक है सर। और इधर देखिए बैंक में डेबिट हो गया 282, तो बैंक में जुड़ जाएगा कितना, 282 और जुड़ जाएगा। और देखो कॉल्स इन अरियर में कितना जुड़ेगा, 18,000, तो कॉल्स इन अरियर में और डेबिट हो गया अगला 18,000 रुपए का, बैलेंस बढ़ गया। देखो कोई डाउट नहीं है सर? यहां तक तो सर टनाटन चल रहा है। ये हो गया, ये कैपिटल ले लिया, ये ले लिया, हो गया, यहां तक हो गया ना? अच्छा अब क्या बचा देखें तो, अगला एंट्री में ओ माय गॉड देखो कैपिटल डेबिट हो गया। हाँ तो इसको काट देते हैं ना, ये तो बचेगा नहीं। मैं बोल रहा हूँ कैपिटल डेबिट हो गया, तो कैपिटल से लेस कर देता हूं जाके, कितना लेस हो गया, 20,000 लेस हो गया। बात समझ में आ रहा है? ज्यादा फास्ट तो नहीं हो जा रहा है? अच्छा नहीं मैं स्क्रीन बार बार इधर उधर कर रहा हूं तो और कोई चारा भी नहीं मेरे पास एक्चुअली। इसके बाद और क्या बचा जरा देखते हैं। सिक्योरिटीज प्रीमियम भी डेबिट हो रहा है, मतलब ये भी माइनस हो जाएगा। पहले क्रेडिट था, डेबिट मतलब कैंसिल कर रहे हैं ना, कितना, 4,000, ये भी कट कुटा जा रहा है, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम में 4,000 और कम हो गया। समझ पा रहे हो? अच्छा फिर आगे चला मैं थोड़ा सा, तो मैंने देखा कॉल्स इन अरियर क्रेडिट हो गया 20,000 का। ए भाई पहले हुआ था कॉल्स इन अरियर डेबिट, आज हो जा रहा है क्रेडिट हो जा रहा है, तो क्रेडिट हो गया तो लेस हो जाएगा। कॉल्स इन अरियर में जाके क्या हो जाएगा, लेस कितना बोल रहे हैं, 20,000 लेस कर दिया भाई, ठीक है कोई दिक्कत नहीं मुझे। आपको दिक्कत है? नहीं। उसके बाद और क्या बच रहा है देखें तो, कॉल्स इन क्या, फोरफिटेड शेयर्स में क्रेडिट हुआ कितना है, 4,000। मैं अच्छा काट क्यों रहा हूं, तो ये बैलेंस बचा हुआ है ना, तो 4,000 क्रेडिट बैलेंस बच रहा है। कितना बच रहा है, 4,000। तो मैं बोल रहा हूं फोरफिटेड शेयर्स में भी क्रेडिट बैलेंस कितने का है, 4,000। अभी तक क्या डाउट, कोई पॉइंट वापस दिखाना है, समझाना है? नहीं। अब आगे देखो, आगे 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 ये वाला भी हो गया। अगला एंट्री में देखो इक्विटी शेयर कैपिटल फिर से डेबिट हो गया, कितने का, 40, तो कैपिटल में 40 प्लस की माइनस, तो कैपिटल में 40 और माइनस हो गया। ठीक चल रहा है? ठीक है। हाँ नहीं खो जाता है सब, पर ऐसे बैठा तो रहता है सोचता किसी और में, मजा आ रहा है। चलो ठीक है आगे, कॉल्स इन अरियर देखो फिर से क्रेडिट हो गया कितने का,
12,000 पहले डेबिट किए थे, कैंसिल करने के लिए ना क्रेडिट किए थे, तो एक काम करते हैं, कॉल सीनियर को 12,000 से कम कर देते हैं। यहां तक ठीक चल रहा है? अच्छा ठीक है, आगे मैं और देखता हूं, और क्या और क्या और क्या बचा। अरे फोरफिटेड शेयर्स और क्रेडिट हो गया, कितने से? 28 से। तो और क्रेडिट, पहले 4,000 क्रेडिट था, अभी 28 और क्रेडिट हो गया, तो 32 का क्रेडिट हो गया। ठीक है सर, क्रेडिट चल रहा है, मजा आ गया। आगे मैं बढ़ा, बैंक डेबिट हुआ 55, मतलब ऐड कर देंगे बैंक बैलेंस में जाके। तो बैंक बैलेंस में जाके कितना ऐड करने का? 55 ऐड कर लेना। अब इसके बाद और देखें, और क्या क्या चीज बचा है मेरे पास, और कहां गया कहां गया, ये रहा। इक्विटी शेयर कैपिटल में क्रेडिट हुआ 50,000, ऐड कर देंगे। तो मैं गया इक्विटी शेयर कैपिटल में, जाके लिखने थे कितना रुपया, 50,000, मैं ऐड कर दिया भाई। और क्या चीज हो रहा है भाई, और ये प्रीमियम भी तो क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट मतलब ऐड की लेस, ऐड हो जाएगा कितना रुपया, 5,000। तो मैं गया सिक्योरिटीज प्रीमियम में जोड़ने के लिए, कितना, 5,000 जोड़ दिया। क्या दिक्कत है? कुछ नहीं हो रहा सर दिक्कत? अच्छा आगे देखते हैं, आगे 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 कहां गया, हाँ फोरफिटेड शेयर्स डेबिट हुआ, मतलब फोरफिटेड से माइनस हो जाएगा, और कैपिटल रिजर्व में एक नया बैलेंस आएगा 25,000। तो मैं बोल रहा हूं फोरफिटेड शेयर से माइनस कर दो 25,000, और ये 25,000 कौन से अकाउंट में आ रहा है? अब कैपिटल रिजर्व में क्रेडिट बैलेंस 25,000 आ रहा है। जितना इंटरेस्ट है सब बात कर लिया। अब देखो कौन से अकाउंट में क्या बैलेंस है, बैंक में कितना बैलेंस बच रहा है, 12-23, देख लेते हैं एक बार। लो जी, एकदम सही है, 12,23,000 बैंक बैलेंस बचेगा। अच्छा बोलो तो बैंक बैलेंस कौन से साइड में जाएगा, एसेट साइड की लाइबिलिटी साइड में? हाँ ऐसे टी शेप बनाते हैं एक बार समझाने के लिए। तो ये तो बैंक आ जाएगा तुम्हारा 12,23,000 का। बात समझ में आ रहा है? कोई डाउट है किसी को? नहीं। इक्विटी शेयर कैपिटल का बैलेंस चेक करते हैं, 2 लाख, हाँ, प्लस 5 लाख, प्लस 3 लाख, -20, -40, प्लस 50,000, 990 आ रहा है ना। इक्विटी शेयर कैपिटल लाइबिलिटी साइड में कितना आएगा, 990, ये भी हो गया, मैं यहां लिख दिया 9,90,000। सिक्योरिटीज प्रीमियम में कितना बैलेंस बच रहा है, 2,01,000। अच्छा वो रिजर्व एंड सरप्लस होता है सिक्योरिटीज प्रीमियम, पर आएगा तो लाइबिलिटी साइड में ना। मैं से बता रहा हूं एक बार, 2,01,000 समझाने के लिए सिर्फ। अच्छा कॉल्स इन अरियर, ओ माय गॉड, कुछ भी नहीं। अरे क्योंकि पहले अरियर हुआ था, फिर फोरफिचर हो गया, समझ रहा है ना, तो अरियर तो गया ना, क्योंकि उसकी सैलरी यादों को मिटा दिए थे हम लोग बुक से, याद है ना लाइन? ठीक है। फोरफिटेड शेयर, और 7,000 आ रहा है, आना ही था, लॉजिकली भी सोच लिया था हम लोग। और ये पेड अप कैपिटल, जो पेड अप कैपिटल है ना, इसके साथ ये 7,000 जुड़ जाएगा। और कैपिटल रिजर्व, ये भी एक तरह का रिजर्व है, रिजर्व एंड सरप्लस में आएगा कितना, 25,000। अरे बोलो ना हाँ। अब तुम देखो लाइबिलिटी साइड का टोटल, 990 प्लस 7, 997, प्लस 2,01,000 प्लस 25,000, 1223 लाइबिलिटी साइड में आ रहा है, और एसेट साइड में भी कितना आ रहा है, 1223। अब मेरा बात सुनो, ये तो मैंने आपको लॉजिकली दिखा दिया बैलेंस शीट का, अब जगह के जगह बैठाना है, वो फॉर्मेट में वो बैठ जाएगा, वो तुमको भी समझ में आ रहा है। इक्विटी शेयर कैपिटल चला जाएगा शेयर कैपिटल में, सिक्योरिटीज प्रीमियम कैपिटल रिजर्व जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस, और बैंक बैलेंस कहां जाएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब एग्जाम में इतना टाइम थोड़ी ना लगाओगे, एग्जाम में फटाफट कैसे सोचना है ये सोचो। मैं कैसे सोचूंगा, देखो हमने कितना शेयर इशू किया था, अब मैं सोच रहा हूं मैं फटाफास्ट कैसे सोचूंगा। मैंने कितना शेयर इशू किया था पहले बता, नंबर ऑफ शेयर इशूड कितना था सब में, 10,000 शेयर इशू किया था। कितना शेयर फोरफिट किया था, 600 शेयर फोरफिट, तो माइनस कर दिया, वो लोग शेयर होल्डर नहीं रहा था। फिर रीइशू कर दिया कितना, 500 शेयर रीइशू कर दिया। तो आज के दिन में कितना शेयर मार्केट में फ्लोट कर रहा है, 10,000 माइनस 9,900 इक्विटी शेयर मार्केट में फ्लोट कर रहा है। इशू तो 10,000 शेयर ही है, किंतु आज के दिन में सब्सक्राइब्ड आज 10,000 नहीं है, 9,900 है। 100 शेयर तो अभी सब्सक्राइब कोई भी नहीं कर रखा। अरे बोलो, और एक एक शेयर का फेस वैल्यू कितना है, 100 रुपया। तो ये वैल्यू कितना बन जाएगा, 990। तो मुझे इक्विटी शेयर कैपिटल मिल गया कितने का, 990।
कोई कॉल्स इन एरियर नहीं रहा था, तुम लोग समझ रहे हो, क्योंकि सारा शेयर फोरफिट हो गया तो अरियर तो कैंसिल ही हो गया था। फोरफिटेड शेयर अकाउंट में बैलेंस बचा, कैसे निकालोगे, याद है ना भैया? 100 शेयर लेफ्ट टू बी इशूड, एक एक शेयर में 70 करके मार रखे थे, 7000 शेयर कैपिटल खत्म। सोच के देख। सिक्योरिटीज प्रीमियम एकदम आसान है, बस तुम एंट्रीज को देख लो इस जगह पर, क्योंकि देखो तुम्हारा जो एंट्री था उसमें सिक्योरिटीज प्रीमियम जो पहले आया था 2 लाख रुपया का आया था, फिर फोरफिट कर दिया था कितने का, 4000 रुपया का फोरफिट कर दिया था, माइनस कर दो। फिर रीइश्यू के वक्त 5000 रुपया आया था, तो मेरे को पता चल गया ना सिक्योरिटीज प्रीमियम में 2 लाख 1000, और रीइश्यू किया था तो कैपिटल रिजर्व कितना का आ गया था, 25,000, ये बन गया। अब लाइबिलिटी साइड का अगर सारा आइटम मिल गया, इसको जोड़ लो, और एसेट साइड में वही क्या बनने वाला है, कैश बैलेंस। अब एक एक बैंक जोड़ने का क्या मतलब है, एग्जाम में इतना टाइम किसके पास है? तो लाइबिलिटी से का जो टोटल आया है, अगर और कोई एसेट नहीं देगा भी नहीं लोग, और कोई एसेट, तो वो क्या बनेगा, कैश बैलेंस बन जाएगा एसेट साइड में। तुम समझे एग्जाम में फटाफट कैसे सोचना है। हाँ, अगर मान लो दिमाग नहीं चल रहा है तो मैंने आपको लॉजिकल तरीका भी बता दिया कि 5 मिनट लगा के आप करेक्ट आंसर भी दिखा सकते हो कैसे होगा। समझ में आया? बैलेंस शीट खत्म करते, चलो चलो चलो, बहुत बातें हो गई, बैलेंस शीट खत्म किया जाए। बैलेंस शीट बनाने बोला है ना, बैलेंस शीट एज ऑन, तारीख क्या था, ना 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 31/12 कैसे हो सकता है? मैं बोलूं बैलेंस शीट का डेट दिया ही नहीं है, तो मैं भी लिख दूंगा डॉट डॉट डॉट। हाँ, बनना चाहिए 31 मार्च 12 को, सॉरी 11 को, बट ठीक है, डेट नहीं दिया तो मैं कौन होता हूं डेट देने वाला। कुछ नहीं है मना, फटाफट बनाएंगे हम लोग। 3 मिनट में बैलेंस शीट खत्म करना है, और 4 मिनट में नोट्स टू अकाउंट्स। मैं फटाफट लिखूंगा, बहुत समझा दिया। इक्विटी एंड लायबिलिटीज, बिल्ली चाय लाई, लाइबिलिटी, शेयर कैपिटल, पहले शेयर कैपिटल आएगा ना, कि शेयर होल्डर्स फंड? हाँ, तो बोलो शेयर होल्डर्स फंड, तो हम कुछ भी लिखेंगे थोड़ी ना मान लोगे। बोला भैया अभी दिमाग काम नहीं कर, भी कॉपी करना, आप जो लिखेंगे कॉपी कर लेंगे, बस चुपचाप लिखिए आप। अच्छा, शेयर कैपिटल, इसके लिए नोट 1 बनाएंगे, 997 आएगा, क्योंकि 990 का तो कैपिटल था, 7000 रुपए का अमाउंट फोरफिटेड शेयर का बैलेंस था। हाँ, उसके बाद आएगा रिजर्व एंड सड़ के प्लस हुआ है सड़ प्लस। हाँ, 2,01,000 का प्रीमियम है और 25,000 का कैपिटल रिजर्व, 2,26,000। वो चूना उना मत लगाओ, वाइटनर वाइटनर करे जा रहा है। नॉन करेंट लायबिलिटीज एंड नॉन करेंट लायबिलिटीज, हाँ ठीक है, कुछ नहीं है, हमने लिख दिए। और एक ज्यादा से ज्यादा क्या आता है, करेंट लायबिलिटीज। ये सब लिखने से थोड़ा देखने में ठीक लगता है बैलेंस शीट, पूरा ही खाली छोड़ देंगे तब तो फिर तो कैसा अजीब सा लगता है नहीं। तुम घर से निकला, मान लो सब कुछ बिना कुछ पहने, कैसा लगेगा? वैसे ही है ना, बैलेंस शीट वैसा ही फीलिंग देता है, नेकेड फीलिंग देगा, कैसा अजीब सा लगता है। कैसा हेड वेट बैठा दिया तो अच्छा लगता है। 1223 ये लाइबिलिटी साइड का टोटल आया, तो एसेट साइड का टोटल भी यही आएगा, और वो क्या बनने वाला है, कैश, बस। नॉन करेंट एसेट्स 10 लाख था ना, कुछ भी। और दूसरा बिजली, सॉरी करेंट एसेट। अब है इसमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 12,23,000। अरे वाह, कितना जगह एकदम टनाटन। ए मेरा बैलेंस शीट टैली हो गया, खुशी की लहरें दौड़ पड़ी। बोले ये तो बैलेंस शीट कोई भी टैली करा दे। अच्छा, इतना दूर जो लिखे आपको समझ में तो आ रहा है ना? बोले चुपचाप लिखिए, आप बात मत कीजिए बस, अब जल्दी लिखिए। अच्छा ठीक है बाबा, नोट्स टू अकाउंट्स,
अच्छा, इसका नोट 3 भी तो बनेगा। हाँ, मुझे पता है, ये नोट 1 बनाएंगे तुम लोग, जिसका नाम है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में सबसे पहले लिखना चाहिए ऑथराइज्ड। इस सम में ऑथराइज कैपिटल कितना दिया है? नहीं दिया है। तो क्या करेंगे? क्वेश्चन मार्क, डबल लाइन क्लोज। मतलब क्वेश्चन में इसका डेटा नहीं है। नहीं है तो अपने मन से नहीं लिख सकते। नहीं, इशूड सब्सक्राइब डिजर्व एक साथ नहीं लिख सकते, क्योंकि इशूड 10,000 है, सब्सक्राइब 9,900 है। 100 शेयर फोरफिट हो गया था, रीइश्यू नहीं हुआ, लेफ्ट टू बी इशूड, तो वो शेयर सब्सक्राइब तो नहीं है। तो इशूड में लिखेंगे 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीस कितना था? 100 था ना। तो ये कितना हो जाएगा? 10 लाख। फेस वैल्यू 100 था ना, तो 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 कितना होगा? 10 लाख। अब उसके बाद लिखो सब्सक्राइब्ड। इश्यूड के बाद आता है सब्सक्राइब्ड। 9,900 सबको समझ में है ना? 100 शेयर्स आर लेफ्ट टू बी रीइश्यूड, तो 9,900 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 100 ईच, ये कितना है? 990। और उसके बाद आता है कॉल्ड अप एंड पेड अप। इसमें लिखेंगे 9,900 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 100 ईच। कितना कॉल्ड है ये? फुल्ली कॉल्ड। रादर फुल्ली पेड लिख दो एक बार में। कॉल्ड भी क्या, फुल्ली कॉल्ड भी और फुल्ली पेड भी है ना, सबको ही पैसा दिया हुआ है पूरा का पूरा। तो 9,90,000। बस इसके साथ जोड़ना है। मैं यही पहले दिन से समझा रहा था आपको। फोरफिटेड शेयर। अब समझने में तकलीफ तो नहीं हो रहा जब मैं ये बोल रहा हूं? 7,000 रुपए का बैलेंस था, तो ये बचेगा 9,97,000। यही बैलेंस शीट में बैठाया है। फिर आपको बैठाना पड़ेगा नोट नंबर 2, जिसका नाम है रिजर्व एंड सरप्लस। सड़ सड़ के प्लस हो गया, सड़ प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम। स्पेलिंग देख लेना रे। सिक्योरिटीज प्रीमियम था 2,01,000 का, और एक प्रॉफिट ऑन रेशियो जो कैपिटल रिजर्व में गया था 25,000 का, और ये हो गया था 2,26,000। बस। और एक नोट 3 बना देना है मुझे, जिसका नाम है कैश एंड कैश इक्वी वैलेंट। और इसमें हमको लिखना है बैंक बैलेंस, वो था 12,23,000। फिनिश। अरे बोल, तुम लोगों को समझ में आ गया ना ये पूरा? प्रेजेंटेशन पूरा क्लियर है? बच्चे ये बैलेंस शीट वाला सम ना एक दो बार और लिख के करना, तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, बस वही बात है। ठीक है ना? हो सकता है एक बच्चा मुझे भैया अनसब्सक्राइब का केस नहीं आ सकता है, पर यहाँ प्रेजेंटेशन में नहीं लिखना होता है। प्रेजेंटेशन में सिर्फ सब्सक्राइब्ड वाला लिखना पड़ेगा, अनसब्सक्राइब लिखने का जरूरत नहीं है। हम्म। तो ये तो खत्म हो गया, और तो इसमें कुछ नहीं है ना? अच्छा।